Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण. संरक्षण किसका? प्लांट्स एंड एनिमल, जंतुओं और पौधों का. संरक्षण पौधे और जंतुओं का या फिर पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण. We saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibbu. हमने देखा था क्लास 7th में बूझो और पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टिब्बू के साथ वो कहाँ गए थे? फॉरेस्ट गए थे, वन भ्रमण किया था. दे वेर एगर टू शेयर दियर एक्सपीरियंसेस विद दियर क्लासमेट. वह अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना अनुभव बांटने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थे, उत्सुक थे. अदर चिल्ड्रन इन द क्लास were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी. तो कक्षा के जो दूसरे बच्चे थे वो भी अपना अपना अनुभव, एगर मतलब अनुभव बांटने के लिए उत्सुक थे. उनमें से कुछ कहाँ गए थे? भरतपुर सेंचुरी. सेंचुरी का हिंदी में मीनिंग होता है अभ्यारण्य. कहाँ गए थे? भरतपुर अभ्यारण्य. Some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क. कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लॉकचाओ वन्य जंतु अभ्यारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्स्ट्रा. और कुछ कहाँ गए थे? कोई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गया, कोई लोकचाओ वन्य जंतु अभ्यारण्य गया, कोई ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में गया, कोई बाघ संरक्षित क्षेत्रों में गए. रिजर्व मतलब संरक्षित क्षेत्र. तो इस तरह बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह फॉरेस्ट विजिट के लिए गए. तो अगला टॉपिक है हमारा 7.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज. वनोन्मूलन एवं इसका कारण. फॉरेस्टेशन होता है पेड़ पौधे और डिफॉरेस्टेशन होता है उन पेड़ों को जो काटते हैं लोग, और पेड़ों का जो पेड़ दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन. अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today a major threat to survival of these organisms is deforestation. हमारे पृथ्वी में विविध प्रकार के पेड़ पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं. They are essential for well-being and survival of mankind. ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं. ठीक है. टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन. आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए जो हमारा वन मूलन है, जो डिफॉरेस्टेशन है, एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है. वी know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. Trees in the forest are cut for some of the purpose mentioned below. हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या होता है. वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना. ठीक है. वनों में वृक्ष की कटाई के जो निम्न उद्देश्य होते हैं, जंगलों में पेड़ क्यों काटे जाते हैं, उनके कुछ पर्पस यहाँ पे मेंशन किए हैं. तो देखो, पहला है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए भूमि बनाने के लिए. ठीक है. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर एवं कारखाने बनाने के लिए. मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ी का यूज किस लिए करने के लिए? ईंधन के रूप में. पेड़ों से हमें लकड़ियां भी मिलती हैं और उसका यूज किस लिए करते हैं? ईंधन के लिए. और पेड़ों से फर्नीचर भी बनता है, उन लकड़ियों से फर्नीचर भी बनता है, इसलिए
पेड़ों का आजकल डिफॉरेस्टेशन अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। Some natural causes of deforestation are forest fire and severe droughts. और जो जंगलों में आग लगती है ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक क्या नेचुरल रीज़न है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके क्या परिणाम होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। पहेली एंड बूझो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली एवं बूझो ने डिफॉरेस्टेशन के परिणामों को याद करने की कोशिश की। पहेली एंड बूझो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली और बूझो ने डिफॉरेस्टेशन के जो परिणाम होते हैं उनको याद करने की कोशिश करी। ठीक है। दे रिमेंबर that deforestation increase the temperature and pollution level on the earth. तो they remember, उन्हें याद आया कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण से पृथ्वी पर तापमान टेम्परेचर तापमान एवं प्रदूषण जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेवल मतलब स्तर। तो ये हमारा जो तापमान है और जो पॉल्यूशन है पृथ्वी में वो बढ़ रहा है। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, ग्राउंड वाटर लेवल also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees, continuous rainfalls and the fertility of the soil will decrease. तो और क्या क्या हो रहा है इससे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है। और जो हमारे अर्थ पे पानी है, पानी का स्तर घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर के साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है। पर हमारा जो पानी है, पानी घट रहा है, उसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इससे हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो भी प्रभावित हो रहा है। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि पेड़ों की लगातार कटाई से, जो वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है उससे वर्षा और भूमि में जो मिट्टी है, मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो घट रही है, उसमें कमी आ रही है। पानी और मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है। Moreover, there will be the increased chances of natural calamities such as floods and droughts. इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे, फ्लड्स मतलब बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं, जो ये नेचुरल क्लैमिटीज हैं, इनकी आने की संभावना बढ़ रही है। तो पेड़ों को काटने से इतने सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. याद कीजिए कि पेड़ पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किस लिए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. तो पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कम पेड़ों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी ज़्यादा नहीं होगा। अब पेड़ तो कम हो रहे हैं, पेड़ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो कम पेड़ हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा। तो यही रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर लेती है। और इसी का रीज़न है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे बी रिड्यूस रेनफॉल, दिस कॉज ड्राफ्ट। पृथ्वी में जो ताप है पृथ्वी का वो बढ़ रहा है और पृथ्वी का ताप तो बढ़ रहा है, पर जो हमारा वाटर साइकिल है, पानी का चक्र है, वो बिगड़ रहा है। क्योंकि
पानी घट रहा है और सही टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, तो इससे हमारा जो वाटर साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसी के कारण सूखा भी पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज which leads to the change in soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. मृदा, मिट्टी जो हमारी सॉइल है उसके जो हमारे गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसमें जो चेंज आ रहे हैं उनका मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन। किसी क्षेत्र की, कोई क्षेत्र है, कोई भी इलाका है, उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी का जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो मिट्टी की ग्रोथ पर प्रभाव डालती है। Recall from class 7th how tree prevents soil erosion. क्लास 7th में याद करने की कोशिश करें। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि मिट्टी का किस तरह इरोजन, मिट्टी अपर्दन होता है। Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layer. This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into desert. Is called desertification. तो भूमि पर वृक्षों की कमी होने से सॉइल इरोजन अधिक हो रहा है। मिट्टी की ऊपरी परत हटने से, मिट्टी की जो ऊपर की परत है वो हट जा रही है, तो नीचे सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं, कठोर चट्टानें, और जिसमें फर्टिलिटी, उस मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत कम होती है और आप उसमें कुछ उगा भी नहीं सकते, आप उसमें कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते। तो इसी का कारण है कि वो हमारा जो लैंड है वो किस में बदल जा रहा है, डेजर्ट में, मरुस्थल में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। इसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. डिफॉरेस्टेशन से हमारी मिट्टी की जो पानी एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है उस पर भी फर्क पड़ता है। The movement of water from the soil surface into the ground is reduced. जो भूमि का ऊपरी सतह से अप टू डाउन जो पानी का फ्लो होता है उसमें भी हमारा डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रभाव पड़ता है। So there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. तो जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, क्योंकि पानी का जो फ्लो हो रहा है अप टू डाउन उसमें भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ़र्क पड़ रहा है, तो यही रीज़न है बाढ़ आने का। और मिट्टी के और गुण जैसे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, कंटेंट, गठन और टेक्सचर, इन सभी चीज़ों को भी हमारा डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। वी हैव स्टडी इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि हम जंगलों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद लेते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट, तो आपको उन सभी प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य और वन्य प्राणियों का संरक्षण। Having become aware of the effect of deforestation, Paheli and Bujo are worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. तो ये डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव जानने के बाद पहेली और बूझो चिंतित हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा कि हम किस तरह फॉरेस्ट, जंगलों को और वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणियों को कैसे बचाएंगे, ये कैसे बचा सकते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूझो। प्रोफेसर अहमद ने ऑर्गेनाइज करा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज करा अ विजिट, एक भ्रमण, टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूझो एंड देयर क्लासमेट।
प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो और उनके जो क्लासमेट थे उन सभी के लिए बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन किया। ऑर्गेनाइज मतलब आयोजन किया। ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पाचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्होंने एक जगह चुना। वो जगह का नाम क्या था? पाचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पाचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित। He knows that plants and animal found here are similar to those of the upper Himalaya peaks and those belonging to the lower western Ghats. तो वो जानते थे कि इस क्षेत्र के जो पेड़ पौधे और जंतु हैं वो हिमालयों की जो श्रृंखलाएं हैं एवं जो निचले पश्चिमी घाट है, जो हिमालय है हमारा और जो निचला पश्चिमी घाट है वहाँ के जैसे हैं। जो यहाँ पेड़ पौधे और जंतु हैं वो वहाँ जैसे, यहाँ इनमें सिमिलरिटीज है। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज यूनिक। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। इस क्षेत्र की जैव विविधता क्या है? यूनिक है, अनूठी है। He requested Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. उन्होंने आग्रह करा माधव जी से, जो कि फॉरेस्ट के उस जंगल के एक एम्प्लॉय थे, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी थे। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो बच्चों को गाइड करें इस बायोस्फीयर रिजर्व में। He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. उन्होंने हमें यह बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्र का संरक्षण, जो हमारी बायोलॉजिकल जो हम रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि सच अ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। जो हम इन क्षेत्रों का संरक्षण कर रहे हैं, ये क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी। माधव जी ने उन्हें बताया कि हमारे जो व्यक्तिगत प्रयास एवं जो समाज के प्रयास के अतिरिक्त, माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे प्रयास और समाज के प्रयास के अलावा जो सरकारी एजेंसियां होती हैं वो भी वन और वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु कार्य करती है। द गवर्नमेंट lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected area of conservation of plants and animal present in that area. सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियमें और नीति, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी ऐसे इलाके होते हैं जहां पौधे और जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षण। बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल, रिजर्व आरक्षण। Children along with Professor Ahmed and Madhav ji enter the Biosphere Reserve area. बच्चे प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बायोस्फीयर इलाके में, बायोस्फीयर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। माधव जी explain that biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity. तो माधव जी उन्हें बताते हैं कि जो ये इलाके हैं, माधव जी ने समझाया बच्चों को, जो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, जहां आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। आरक्षित क्षेत्र के अंदर आपको वहां जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। आप वहां पेड़ पौधों को काट या पेड़ पौधों को या जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता. इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र में, जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे, जंतु और सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म का समूह. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. The Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary named Bori and Pachmari. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. जो हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसके अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं. जैसे द Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary named Bori and Pachmari. जो हमारा पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर हमारा सतपुड़ा नाम का एक नेशनल पार्क भी है और दो राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जो कि बोरी और दूसरा पचमढ़ी नाम से जाने जाते. तो देखो, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या था, हमारा नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. तो यहाँ पे आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दिखाया गया है इस मैप के थ्रू. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पचमढ़ी अभ्यारण्य यहाँ पे है, पचमढ़ी सेंचुरी, पीपड़िया को, पनारपानी गेट, पचमढ़ी, और यहाँ देखो भौरी सेंचुरी. देखो सब आपको अलग अलग कलर से डिनोट करके दिखाए गए हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा एंड फाउना. फ्लोरा होता है हमारा पेड़ पौधे एंड फाउना होता है हमारा जीव जंतु. एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see tall teak trees and animal inside the forest. जैसे बच्चे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की हरियाली की बहुत प्रशंसा करते हैं. वे लंबे लंबे सागौन, टीक ट्रीज को हम कहते हैं सागौन के पेड़, और अन्य प्राणियों को देखकर खुश होते हैं. सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट. अचानक से पहेली को एक खरगोश दिखता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है. सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट. वह उसके पीछे दौड़ने लगती है. प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर. प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. उन्होंने उसे समझाया कि जंतु अपने आवास में रहना पसंद करते हैं. We should not disturb them. हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए. माधव जी explained that some animals and plants typically belong to a particular area. माधव जी ने बच्चों को समझाया कि जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र में विशेष पाए जाते हैं. The plant and animals found in a particular area termed flora and fauna. जो पेड़ पौधे किसी विशेष स्थान पर या विशेष क्षेत्र पर पाए जाते हैं उन्हें हम फ्लोरा, पेड़ों को हम फ्लोरा और जंतुओं को हम फौना. फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति जात और फौना मतलब होता है प्राणी जात. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है. ए बी सी, हिरन भी देख रहे हैं आप. यहाँ पे टाइगर देखो. सबसे पहला है हमारा ए वाइल्ड डॉग, बी है हमारा चीतल, ठीक है, सी है हमारा वोल्फ
लोमड़ी, और डी है हमारा लेपर्ड, और ई है फर्न, और एफ है जामुन ट्री। ये फर्न वाला जो आपने पौधा है ये आप नॉर्मल अपने घरों में भी देखते हो। देखो इस फर्न वाले को हम क्या करते हैं, इसकी एक साइड को अपने हाथ में रख के छाप जैसी आती है वाइट वाइट कलर की। नेक्स्ट है हमारा इंडेमिक स्पाइसेस, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। Soon the group quietly entered the deep forest. बच्चे शीघ्र से एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं। Children are surprised to see a very big squirrel. बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। This squirrel has a big fluffy tail. उस गिलहरी की लंबी फरदार पूंछ होती है। They are very curious to know about it. वो बहुत उत्सुक होते हैं उसके बारे में जानने के लिए। माधव जी tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. तो माधव जी ने उन्हें बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। ये यहाँ की एक विशेष स्पीसीज है, ठीक है। Endemic species are those species of plants and animal which are found in exclusively in a particular area. हम इंडेमिक स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, उन पौधे या जंतुओं को कहते हैं जो कि विचित्र क्षेत्र में पाए जाते हैं या विशिष्ट रूप से विचित्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे जब वो स्टार्टिंग में जंगल में गए तब तो उन्हें नहीं दिखे वो, पर जब वो जंगल के अंदर घने जंगल में जब वो घुसे तब उन्हें वहाँ पे वो गिलहरी दिखाई दी। They are not naturally found anywhere else. ये कहीं भी प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश के विशेषी क्षेत्र का हो सकता है। माधव जी shows साल and wild mango as two examples of the endemic flora of the पश्चिमी बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी ने पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम का बच्चों को क्या दिखाया, पेड़ दिखाया। बिसन इंडिया गियांट स्क्वायरल, विशन भारतीय विशाल गिलहरी, एंड फ्लाइंग स्क्वायरल और उड़ने वाली गिलहरी आर इंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। यह इस क्षेत्र की विशेष प्राणी है। Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो आप देखो 7.3 बी में आपको एक गियांट स्क्वायरल दिखाई गई है, विशाल गिलहरी, और यहाँ पे आपको एक वाइल्ड मैंगो का पेड़ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सून पहेली सी अ बोर्ड विथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। बहुत जल्दी ही पहेली एक बोर्ड देखती है, उसमें क्या लिखा होता है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग, poaching or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places.
प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें जंतुओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित रखे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इन्हें हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वो ये भी बताते हैं कि इन स्थानों में अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर किसी जानवर को मारेंगे या शिकार करेंगे या कुछ भी जानवरों के साथ गलत करेंगे तो उसके वो पनिशेबल दंडनीय कार्य होता है, सख्त मना होता है कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे जानवरों को कोई भी नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। He also tell them that people living in wildlife sanctuary are allowed to certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plant, firewood, etc. तो वह ये भी बताते हैं कि जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रहना अलाउ होता है तो उनको अपने लिए मेडिसिनल प्लांट और फायरवुड और थोड़ा सा अपना भोजन ये सब चीज़ें करने की उनको थोड़ी सी आज़ादी दी जाती है। इट इज़ अ पिटी that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इनके आसपास में क्षेत्र में रहने वाले लोग इन जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। बच्चों को अपना चिड़ियाघर का जो उन्होंने भ्रमण किया था उसकी याद आने लगी। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑलवेज ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तो उनको याद आता है कि चिड़ियाघर में भी जानवरों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा नेशनल पार्क। अभी हमने क्या पढ़ा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क होता है राष्ट्रीय उद्यान। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। रोड की दूसरी ओर, मतलब रोड के नीचे साइड को किसी भी रोड के दूसरी ओर एक और बोर्ड लगा था और उसमें लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो दियर। तो बच्चे बहुत उत्सुक थे वहाँ जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो माधव जी ने उन्हें यह बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। यह वनस्पति जात, फ्लोरा, फाउना, प्राणी जात और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, दृश्य भूमि या आप कहें ऐतिहासिक वस्तुओं का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये भारत का पहला आरक्षित वन है। ठीक है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क हमारा भारत का पहला आरक्षित वन है। तो भारत का फर्स्ट नेशनल रिजर्व कौन सा है? नेशनल पार्क, सॉरी, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये जीके का क्वेश्चन भी है आपका। द फाइनेस्ट इंडिया टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। यहाँ सर्वोत्तम किस्म के टीक या सौगान के वन मिलते हैं और हमारे भारत में 100 से भी ज़्यादा क्या है? नेशनल पार्क हैं। इंडिया में मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उन्हें फिर से एक बोर्ड दिखाई दिया, उसमें क्या लिखा था? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र।
Madhavji explained that Project Tiger was launched by government to protect the tiger in the country. तो माधव जी ने उन्हें बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, बाघ परियोजना, इसका उद्देश्य हमारे जो बाघ हैं उनकी संरक्षण करना है. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in country. तो यहाँ पे देखो आप डायग्राम में देखो टाइगर देख सकते हैं आप. यहाँ पे हमें बारहसिंगा भी दिखाया है और यहाँ नीचे पे वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस. अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त हो रहे हैं. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that significant increase in the population of tiger has been seen here. पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आप देख सकते हैं यहाँ बाघों का अनूठा संरक्षण है. Once upon time, animals like lions, elephant, wild buffaloes and Barasinga were also found in the Satpura National Park. तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में बाघों का अच्छी तरह से संरक्षण किया है. इनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है. यहाँ आपको बाघ के अलावा बारहसिंगा और जंगली भैंस की प्रजातियाँ भी मिलेंगी. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है उनको हम क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु, इंडेंजर्ड एनिमल्स. उनकी मतलब उनकी जो हमारा समूह है या उनका जो झुंड है वो संकट में है. जैसे अगर हम कहें कि बाघ है हमारे पास, अगर बाघ की संख्या 20 से नीचे हो जाएगी तो इट मीन्स बाघ अब संकट में है, उनकी जान को खतरा है. तो ये एग्जाम्पल था एक आपके लिए. बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. तो बूझो को डायनासोर के बारे में याद आने लगा जो कि कुछ लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं. सर्वाइवल ऑफ सम animals has become difficult because of the disturbance in their natural habitat. कुछ जानवरों का संरक्षण क्या हो चुका है? अब खतरे में है. उनका अस्तित्व क्या है? खतरे में है. किसकी वजह से? डिस्टर्बेंस की वजह से. जो उनके प्राकृतिक आवास में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं उनकी वजह से. जैसे अगर हम जंगल काट देंगे तो जंगलों में रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? तो उनका अस्तित्व तो खतरे में है. Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plant, etc. are not allowed. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्र उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं. वहाँ राष्ट्र उद्यान में मानव की गतिविधियाँ जैसे चराना, जानवरों को चराना, अवैध शिकार या फिर जानवरों को पकड़ना या फिर उनको मारना या जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना या फिर मेडिसिनल प्लांट इकट्ठा करना, ये सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है. Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. माधव जी पहेली को बताते हैं कि जो छोटे जंतु होते हैं, बड़े जंतुओं की अपेक्षा जो छोटे जंतु होते हैं उनकी जान को खतरा रहता है. At times we kill snake, frogs, lizards, bats and owl ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू को निर्दयता से मार देते हैं. हम ये नहीं सोचते हैं कि उनके अस्तित्व के बारे में क्या होगा. By killing them we are harming ourselves. उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं.
दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो साइज में उनका आकार छोटा होता है, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, पर उनका पारितंत्र में, सॉरी इकोसिस्टम मतलब होता है पारितंत्र, उनका इस पारितंत्र में जो योगदान है हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं. दे फ्रॉम पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्नड इन क्लास 7. ये हमारे आहार जाल और आहार श्रृंखला, फूड चेन एंड फूड वेब, जो कि आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, तो आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम में उनका कितना मुख्य योगदान होता था. An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in area along with non-living components such as climate, soil, river, delta, etc. किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जैव, अजैव घटक, जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब मिलकर हम एक पारितंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोसिस्टम की अगर डेफिनेशन आती है तो आप इसमें ये डेफिनेशन लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक. Professor Ahmed explained about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source of book which keeps a record of all the endangered animals and plant. Red Data Book is Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals found in India. प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डेटा पुस्तक के बारे में बताते हैं. ये रेड डेटा बुक होती क्या है? तो वह पुस्तक, रेड डेटा बुक वह पुस्तक है जिसमें जो भी हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जो भी जंतु का अस्तित्व खतरे में है, ठीक है, उन सब के बारे में डेटा होता है. उन सभी जंतुओं के बारे में डेटा होता है. पौधों की, जंतुओं की और जो हमारे अन्य स्पीसीज हैं उन सब के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक होती है. तो आप इंडिया में भी रेड डेटा बुक है जिसमें पौधों के लिए अलग और एनिमल्स के लिए अलग बुक होती है, और उसमें क्या बताया जाता है हमें? इंडेंजर्ड एनिमल्स और इंडेंजर्ड प्लांट, जो ऐसे पेड़ पौधे या जंतु हैं जिनकी अस्तित्व खतरे में है, जो संकट में है, उनके बारे में वहाँ पे बताया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन. माइग्रेशन वर्ड आप इससे पहले क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं. माइग्रेशन होता क्या है? नॉर्मल हम माइग्रेशन क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना क्या होता है? माइग्रेशन होता है. तो माइग्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रवास. द एक्सकर्सन पार्टी देन इंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी. माधव जी के निर्देश में जो हमारी भ्रमण पार्टी थी, एक्सकर्शन पार्टी थी, यह गहरे वन में प्रवेश करती है. दे सिट नियर द तावा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. तो वो कुछ देर तवा संरक्षित क्षेत्र में बैठ जाते हैं आराम करने के लिए. पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. पहेली ध्यान देती है कि कुछ जो बर्ड्स हैं वो नदी के किनारे पे हैं. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. तो माधव जी बच्चों को बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं. दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. माधव जी बताते हैं ये पक्षी संसार के, मतलब वर्ल्ड के अन्य भाग से उड़कर यहाँ आई हैं. मतलब वो इंडिया में किसी दूसरी कंट्री से आई हैं, वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से आई हैं उड़कर. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो हमारी ये बर्ड्स होती है, प्रवासी बर्ड्स हैं, ये बहुत दूर से उड़कर, दूरों का सफ़र तय करके आती हैं. क्यों आती हैं? ये हर साल एक निश्चित टाइम पे आती हैं. किसके कारण? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन. जैसा कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था, पोलर रीजन के, जो पोलर रीजन में अपना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, एडेप्टेशन नहीं कर पाते, वो
ठंडों के टाइम पे वहाँ से दूसरी जगह को माइग्रेट चले जाते हैं. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. As Pahili learnt in class 7th. वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल निवास में जो मूल आवास होता है वहाँ बहुत ठंडा होता है, तो उतने ठंडे में वो अपने अंडे नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो बहुत दूर का सफ़र तय करके अपने अंडे देने ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ उनको अपना एडेप्टेशन, अपना सरवाइव लगता है. अब है नेक्स्ट टॉपिक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कागज का पुनः चक्रण. Professor Ahmed draws attention of the children to another cause of deforestation. प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान डिफॉरेस्टेशन की ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें एक और रीज़न बताते हैं. He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. वो बताते हैं कि 17 ग्रीन प्लांट को काटा जाता है, ग्रीन ट्रीज को 17 ग्रीन ट्रीज को काटा जाता है 1 टन कागज बनाने के लिए. Therefore we should save paper. यह इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए, कागज की बचत करनी चाहिए, हमें कागज का मतलब अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए. Professor Ahmed also tell that paper can be recycled 5 to 7 times for use. प्रोफेसर अहमद बच्चों को ये भी बताते हैं कि पेपर को हम 5 से 7 टाइम्स तक रिसाइकिल कर सकते हैं. आपने एक पेपर यूज़ करा, फिर उसको दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा ऐसे आप उसे 5 to 7 टाइम्स यूज कर सकते हैं. वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर. हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं एक साल में. वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट. हम कैसे बचा सकते हैं, पेपर को रीयूज करके और पेपर को रिसाइकिल करके. By this we not only save trees but also save energy water needed for manufacturing paper. इससे हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं, एनर्जी, ऊर्जा और पानी की भी जो हमारी आवश्यकता है उसे बचाएंगे. पेपर बनते वक्त पानी भी लगता है, ऊर्जा भी लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. और जो पेपरों में हमारा पेपर बनने में डेंजरस केमिकल यूज़ हो रहा है, हानिकारक केमिकल्स, रसायन का यूज़ हो रहा है, उसकी भी हम बचत कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफॉरेस्ट्रेशन. देखो, रिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है पुनर्वन रोपण. Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. प्रोफेसर अहमद बच्चों को सुझाव देते हैं कि वनोन्मूलन का उत्तर है पुनर्वन रोपण. हम जैसे पेड़ काट रहे हैं तो हम पेड़ लगा भी तो सकते हैं, जैसे पेड़ कट रहे हैं और पेड़ लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहता है. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए नए वृक्षों को लगाना. द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑन द सेम स्पीसीज विच वेर फाउंड इन द फॉरेस्ट. रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीस के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undistributed, it re-established itself. In natural reforestation, there is no role of human being. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have retained our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. प्राकृतिक रूप से भी हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. ठीक है, यदि हम जो हमारा जंगल है उसे वैसे ही छोड़ दें, जंगल को अगर हम जैसे हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, फिर उस स्थान का यूज हम कल्टीवेशन के लिए करेंगे तो फिर वो खेत बन जाएगा. पर अगर हमने पेड़ पौधे काटे और उस जंगल को वैसे ही रहने दिया तो वहाँ कुछ टाइम बाद खुद नए पेड़ उगने स्टार्ट हो जाते हैं.
पर अब हमने अपने वनों को इतना हम नष्ट कर चुके हैं कि नए पेड़ उगने में, अगर ऐसे नेचुरल प्रोसेस से नए पेड़ उगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और हमारी आने वाली जो अगली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ ग्रीन ट्रीज नहीं बचेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसके बदले आपको 2 या 3 पेड़ लगाने चाहिए। Professor Ahmed told them that the India we have the Forest Conservation Act. प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि भारत में क्या है, वन अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है, पर फिर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता, फिर भी हमारे वहाँ पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic need of the people living or near the forest. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and the children thanked Madhavji for guiding them through the exciting experience. तो अब कुछ समय उन्होंने विश्राम करा, उसके बाद माधव जी ने बच्चों से वापस चलने को कहा, क्योंकि सनसेट होने वाला था, तो सनसेट के टाइम पे जंगल जैसे इलाके में रुकना अच्छा नहीं होता है। तो फिर बच्चों वापस सब अपने घर को गए, और घर को जाने से पहले सब ने माधव जी का आभार व्यक्त किया। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें होती क्या है। सबसे मेन है, इस चैप्टर्स को पढ़ने से आपको क्या पता चलता है कि हमारे आसपास के एरिया में हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ों का जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आपको उसके बदले 2-3 पेड़ लगाने चाहिए। तो अब हम आते हैं इसके कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोस्फीयर रिजर्व, डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन, इकोसिस्टम, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट, फौना, फ्लोरा। ठीक है, फौना फ्लोरा किसे कहते हैं अब तो सबको आ गया होगा समझ में। फौना मतलब होता है प्राणी जात, और फ्लोरा होता है वनस्पति। फौना जंतुओं के लिए और फ्लोरा पेड़ पौधों के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स, नेशनल पार्क, रेड डेटा बुक, रिफॉरेस्टेशन एंड सेंचुरी। नेक्स्ट है अब इसकी एक्सरसाइज। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat is called a sanctuary. Species found only in particular area known as endemic. Migratory birds fly to far away places because climatic change. Next है difference between the following. पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर में डिफरेंस बताना है आपको, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस, और इसी तरह इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट और फ्लोरा एंड फौना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, तो आप इससे इन्हें लिख सकते हैं, और आप इसे लिख के पढ़ते हुए लिखना, ये नहीं कि आप सीधे से उतार दें, आप इसे ध्यान से समझ के लिखिए। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं। तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये है डिफरेंस। हर किसी में आप 2-2 डिफरेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो फ्लोरा, ये फौना यहाँ पे होना था, ठीक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। हमें डिफॉरेस्टेशन का इन सभी में ABCDEF में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये बताना है। तो यहाँ पे देखो, वाइल्ड एनिमल्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सभी चीज़ें हम अभी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कहाँ पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पर से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर
we go on cutting trees. Second, that the habitat of an animal is disturbed, the top layer of soil is exposed. तो ये भी हमने अभी पढ़ा है चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके आपको आंसर्स दिए हैं, तो आप यहाँ पर से इन्हें लिख सकते हैं. नेक्स्ट है आंसर इन ब्रीफ. ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं, देखो पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ. यहाँ पे आप ई देख सकते हैं, रेड डेटा बुक और माइग्रेशन. तो ये सब चीज़ों के व्हाट आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये सब हमने पढ़ चुका है इस चैप्टर में. तो आप जिनको आंसर्स में दिक्कत हो रही है तो वो यहाँ पर से इनके आंसर्स लिख सकते हैं. तो देखो यहाँ पे ये ए का आंसर है, ये बी का है, ये सी. डी के ये पार्ट्स दिए हैं, उसमें हमें कॉजेज और कॉन्सिक्वेंस बताना था. और नेक्स्ट रेड डेटा बुक के बारे में भी यहाँ पे ई आप देख सकते हैं. रेड डेटा बुक और माइग्रेशन, इन दोनों टर्म्स को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. In order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continuously cut. It is justified to cut tree for such project. तो आपको यहाँ पे बताना है कि जिस तरह डिमांड बढ़ रही है पेड़ों को काटने की, क्योंकि उनका यूज़ फैक्ट्री में, शेल्टर में, इन जगह किया जा रहा है, तो इस चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बतानी है. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी. आप कैसे अपना सहयोग कर सकते हैं अपने आसपास की जो आपका लोकेलिटी है वहाँ का जो रख रखाव है उसको ग्रीन हरियाली लाने में आप किस तरह अपना सहयोग कर सकते हैं. तो आप पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों को रोज़ डेली पानी दीजिए, उनके अच्छी सी केयरिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं. तो ये सब यहाँ पे आपको दिया गया है. तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस तरह इसके आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल. क्वेश्चन नंबर 8 है डिफॉरेस्टेशन एक्सप्लेन. आपको बताना है कि डिफॉरेस्टेशन से पानी की जो वर्षा है हमारी, रेनफॉल है, रेनफॉल में कमी क्यों आ रही है. तो ये भी आपको यहाँ पे दिया है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारा. डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज और अदर वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और अदर पर्पस. प्लांट्स और ट्री ऑब्जर्व CO2 फ्रॉम एटमोसफियर. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के यहाँ पर से लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट. हमें बताना है कि हमारे स्टेट में नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं. तो देखो यहाँ पे वन ऑफ द नेशनल पार्क लोकेटेड नियर दिल्ली इज द कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो इसने जो दिल्ली में नेशनल पार्क लोकेटेड है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बारे में बताया है. तो आप भी यहाँ पे और नेशनल पार्क कहाँ पे हैं ये बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड. प्रिपेयर अ लिस्ट वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर. आपको कागज क्यों सेव करना है और आप कागज को कैसे सेव कर सकते हैं. तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 टन कागज बनाने में कितने पेड़ों को काटना पड़ता है, 17 ग्रीन ट्रीज को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. नेक्स्ट है कंप्लीट द पजल. तो यहाँ पे आपको ये पजल सॉल्व करना है. तो ये देखो पजल आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें डायग्राम क्वेश्चन में दिया है. हमें स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑन एक्सटिंक्शन, उस तरह इनके नाम बताने. जो डाउन, ये 3 जो 1 to 5 हैं ये डाउन में हैं, और ये जो 1, 3, 4 हैं ये अक्रॉस में हैं. तो इस तरह यहाँ पे इसने भरा है. देखो पहला था इंडेंजर्ड, सेकंड है रेड डेटा बुक, 5th है डेजर्ट्स. ऐसे आपके अक्रॉस वाले के आंसर एक्सटिंक्ट, इंडेमिक और बायोडाइवर्सिटी. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पौधे एवं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज जिसमें हमने पढ़ा
पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण किस तरह किया जाता है।